नमस्कार, मैं आपके साथ मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज का चुनावी अड्डा। नेशनल कवरेज का चुनावी अड्डा एक ऐसा मंच है जहां से नेताओं से प्रश्न। आज अपने इस एपिसोड में हम पूछेंगे घोसी लोकसभा के चुनाव को लेकर के। हम पूछेंगे आज पूरे भारत में हो रहे लोकसभा के चुनाव को लेकर के। और आज हमारे साथ जो इस खास एपिसोड के जो खास मेहमान हैं वो कोई और नहीं, वह बहुत बड़ी शख्सियत पूर्वांचल के जाने माने अधिवक्ता हैं। अगर आंदोलन का कहीं परिवार देखा जाए तो उनका नाम जरूर कहीं न कहीं आता है। पूर्वांचल में आंदोलन का अगर इतिहास देखा जाए तो लगातार 54 से 56 दिन तक जो है एक साथ आंदोलन करने में अगर किसी का इतिहास है तो उनका नाम आता है। कभी बहन जी के बड़े करीबी हुआ करते थे, बहन मायावती जी उनको नाम लेकर के बुलाया करती थी। बहन जी ने उन्हें बुला करके घोसी विधानसभा लड़ने की भी पेशकश किया था, आपने मना कर दिया। आपको कांग्रेस ने मऊ सदर से अपना प्रत्याशी बनाया और कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ करके आप मऊ सदर विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर भी मुख्तार अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़े। लेकिन जिन चीजों को लेकर के जनता के बीच में वो जाना चाहते थे, जिन चीजों को लेकर के जनता की लड़ाई लड़ना चाहते थे, कोई भी राजनीतिक दल खड़ा नहीं उतरा तो मजबूरी में आकर के फुल्लन सेना की आपने जो है स्थापना की। फुल्लन सेना के संस्थापक अध्यक्ष बने। वो कोई और नहीं, वो एक एकदम चर्चित चेहरा गोपाल निषाद जी का है, जो कि फुल्लन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं मऊ सदर से, और आजमगढ़ के भी एक विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। जनता की समस्याओं को लेकर के अक्सर जो है लड़ाई के मूड में रहते हैं, आंदोलन के मूड में रहते हैं, धरना प्रदर्शन के मूड में रहते हैं। और जब भी गोपाल निषाद जी निकलते हैं, लोगों के समझ में आ जाता है, अधिकारियों की समझ में आ जाता है, सरकारी महकमे के समझ में आ जाता है, कहीं न कहीं आज एक बड़े आंदोलन की शुरुआत होगी। आज एक ऐसे शख्सियत से हम बात करने जा रहे हैं घोसी लोकसभा को लेकर के। जी गोपाल निषाद जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप पूर्वांचल के एक जाने माने अधिवक्ता हैं और फुल्लन सेना के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संस्थापक अध्यक्ष। कांग्रेस से आप चुनाव भी लड़ चुके हैं। जनता आपसे जानना चाहती है कि घोसी लोकसभा के चुनाव में आपका रुख क्या है? देखिए, जो महंगाई की मार है जी, जो निजीकरण की मार है, जो संविधान खत्म करने के आसार दिखाई दे रहे हैं, जो गरीबों का आरक्षण समाप्त किया जा रहा है, इन सारी चीजों को देखते हुए भाजपा को हटाना हमारी प्रतिबद्धता है जी। और भाजपा को हराने की दिशा में जो भी दल मजबूत नजर आएगा, हम उसके साथ खड़े दिखाई देंगे। आपको क्या लगता है घोसी में जो है भारतीय जनता पार्टी को कौन रोक पाएगा? घोसी में भारतीय जनता पार्टी लड़ाई के बाहर है जी। यहाँ समाजवादी पार्टी के राजीव राय जी चुनाव में नंबर 1 पर चल रहे हैं जी और उनकी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से जी। बीजेपी लड़ाई के बाहर, यानी बीजेपी लड़ाई के बाहर है, बीजेपी तीसरे नंबर पे रहेगी। अगर 1 नंबर पे राजू राय रहते हैं तो 2 नंबर पे बसपा के बालकृष्ण चौहान रहेंगे और तीसरे नंबर पर जाकर के अरविंद राजभर को संतोष करना पड़ेगा, ये आपका मानना है? जी। अगर हम आपके बिरादरी की बात करें, निषाद समाज की बात करें, तो एक लगभग जो 45-46 हजार मतदाता जो है घोसी लोकसभा में हैं, उनका रुख क्या हो सकता है? आप अपने बिरादरी के भी बहुत बड़े नेता हैं। घोसी लोकसभा में 1,20,000 निषादों का वोट है जी। और करीब करीब जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी तबके के लोग हैं वो हमारी इस विचार से सहमत है कि एक बार और बीजेपी की सरकार बन गई तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान समाप्त हो जाएगा। उस संविधान को बचाने के लिए बीजेपी को हटाना जरूरी है। निषाद समाज के लोग समझ चुके हैं और वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को उठाना। हम थोड़ा सा आपको राष्ट्रीय राजनीति में ले चलना चाहते हैं। 10 मई यानी कल जो है एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जो है अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दिया। आप चूंकि अधिवक्ता भी हैं, एक कानूनी पक्ष भी हम आपसे जानना चाहेंगे। लगभग जो है हजारों लोग ईडी के मुकदमे के दरमियान जेल में हैं, वो भी राजनेता हैं। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिया है चुनाव को देखते हुए, क्या उनको भी, उनके लिए भी ये आधार बन सकता है क्या? जैसे मनीष सिसोदिया है,
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन जी हैं। इस पे कानूनी पहलू क्या बन सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ये बखूबी जानती है जी कि अरविंद केजरीवाल यदि नीतीश कुमार की तरफ पलटी मार गए होते तो शायद जेल में नहीं जाते। जी नीतीश कुमार पलटी नहीं मारते तो भी जेल की सलाखों में होते। तो जो भी राजनीति कर रहा है, राजनीति एक काजल की कोठरी है, बिना दाग लगे राजनीति संभव नहीं। जी लेकिन जो दौर चल रहा है बीजेपी की सरकार में, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री हुआ करती थी तो उन्होंने भी उस दौर में भी इमरजेंसी आया था। जी लेकिन जो इमरजेंसी, जो मौन इमरजेंसी इस सरकार में चल रही है, इस तरह की इमरजेंसी आज तक हम लोगों ने नहीं देखा है। ये आज़ादी के बाद अंग्रेजों से भी बड़े पैमाने पर बीजेपी सरकार के लोग नेताओं को का दमन कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। इस सरकार में मौलिक अधिकार का सीधे सीधे हनन, जो भी बीजेपी के खिलाफ विचार व्यक्त करेगा तो जेल की सलाखों में। अरविंद केजरीवाल जो बाहर निकले, बाहर निकलते ही मीडिया से रूबरू हुए और मीडिया से कहे कि मैं बाहर आ गया हूं और घमंड हारेगा, अभिमान चूर होगा, 4 तारीख को बड़ा परिवर्तन होगा। आपको क्या लगता है अरविंद जी के इस बात में कितना दम है? देखिए, ये अरविंद जी अपने दम पर नहीं कह रहे हैं, ये जनता का रुख बता रहा है, जनता के आत्मा की आवाज बता रही है। हम लोग भी फील्ड में घूम रहे हैं, अननोन बन करके जहां भी हम लोगों ने सर्वे किया है, आम आदमी बिल्कुल परिवर्तन के मूड में है और इस बार परिवर्तन होकर के रहेगा। अरविंद केजरीवाल के आने के बाद जो है तमाम राजनीतिक दलों ने भी जो है अपनी प्रतिक्रिया दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी जो है प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भ्रष्टाचारी बाहर आया है और अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार से बड़ा नाता है। बड़ा आरोप लगाया था वहां के मुख्यमंत्री ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। देखिए, कौन दूध का धोया है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि फकीर हूं, और जी इस फकीर ने पूरे देश को बेच डाला। तो देश को बेचने की एवज में क्या उनका पैसा विदेशों में नहीं जमा हुआ है? क्या उन्होंने कमीशन नहीं लिया है? तो एक तरह अगर आपने कमीशन की बात किया है तो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी के लोगों को मिला है और ऐसे भी कंपनियों से पैसा लिया गया है जिनकी आय कम है और चंदा उनसे ज्यादा लिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जो है ये सारी चीजें प्रकाश में आई हैं। आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो है कहीं ना कहीं मोदी जी को दबाने का काम करेगा? देखिए, दिल्ली से लेकर पूरे प्रदेश के हर जनपद में अरबों रुपए की लागत के बीजेपी के कार्यालय खुले जी। किसके बाप की कमाई से खुले? सत्ता में आने के पहले एक बित्ता जमीन लेने की औकात नहीं थी जी, और सत्ता में आने के बाद पूरे देश प्रदेश के कोने कोने में ये जो कार्यालय बन रहे हैं उसका हिसाब कौन देगा? यानी जनता जो है बीजेपी के जनपद स्तर के कार्यालयों का भी हिसाब मांगेगी। बिल्कुल मांगेगी जी। अरविंद केजरीवाल के जेल से आने के बाद चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, हम लोग आम आदमी हैं जी। हमको लखनऊ दिल्ली जाना होता तो टिकट नहीं मिल रहा है। 1 महीना पहले से ही टिकट बुक है। कंप्यूटर वाला कहता है जो व्यवसायी है टिकट के कि तत्काल टिकट मिल जाएगा, वो 3 रुपये की जगह 13 रुपये का टिकट देता है। यानी सीधे सीधे रेलवे विभाग को बेच डाला गया है और रेलवे में सारे टिकटों को ऑलरेडी बुक दिखाया जा रहा है और इतने महंगे दामों पर टिकट दिया जा रहा है और इमरजेंसी में हमको यात्रा कैंसिल करनी पड़ गई तो पैसा भी रिफंड होने वाला नहीं होता है जी। तो इस तरीके से इस देश को लूटा जा रहा है। जो गैस 400 रुपये में हम लोग खरीदते थे, आज वो गैस 800 से ऊपर हो गया। चुनाव की वजह से कुछ दाम भले कम हो गया हो। जो चुनावी स्टैंड है, जो बिजली का बिल हम 100-150 देते थे, आज 1000 से ऊपर हमको बिजली देना पड़ रहा है। मोदी जी ने 5 किलो गेहूं दे दिया और आवास दे दिया तो आसान नहीं कर दिया, घुमा करके उस पैसे को वसूला जा रहा है, लूटा जा रहा है गरीबों। ठीक है, तो आप सुन रहे थे पूर्वांचल के जाने माने अधिवक्ता फुलन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल निषाद जी को। आपका स्पष्ट कहना था कि घोसी लोकसभा में 1.25 लाख से ऊपर जो है हमारे बिरादरी के लोग हैं और लगभग जो है 70% लोग जो है राजीव राय के साथ होंगे। मुरली मनोहर के साथ प्रेस की खास रिपोर्ट। आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए नेशनल कवरेज का चुनावी अड्डा।